एक थ्योरम चल रहा था आप लोग में जिसमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ किया गया था ना, डिस्टेंस फार्मूला आया था, मतलब डी एक्स से इन्वॉल्व था। कहा गया था कि मान लीजिए x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड a इज कंटेन्ड इन x, मतलब a x का कोई भी सबसेट है। तो आपसे कहा गया था प्रूफ करके दिखाओ a क्लोजर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस whose distance from the set A is equal to 0। देखिए कितनी अच्छी इसमें बात कही गई है। आपको हमने कहा था क्लोजर का सेंस होता है बंद कर देना। जैसे अगर इस कमरे को हम लोग क्लोज्ड कर दें तो ये कहीं ना कहीं ए क्लोजर कहलाएगा, ठीक है। सवाल ये उठता था कि जो कमरे के अंदर है वो तो ए क्लोजर में है, लेकिन वॉट अबाउट दैट पॉइंट विच इज़ एट द बाउंड्री ऑफ दैट रूम, मतलब लेकिन जो पॉइंट्स इस कमरे की बाउंड्री पर हैं उनके विषय में आप क्या कहेंगे कि वो कमरे में है या नहीं, उसके लिए ए क्लोजर को दिया गया था। देखिए ए डैश का मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो बताया गया जो कमरे के अंदर होता है वो 100% लिमिट पॉइंट होता है, जो कमरे की दहलीज पे होता है उसको आपको चेक करना पड़ता है, जो बाहर होता है वो हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी को खड़ा करके कमरा बंद कर दिया, अब सवाल ये उठेगा कि वो जो बच्चा दहलीज पर है वो अंदर होगा कि बाहर होगा, तो उसी की कमी को पूरा करने के लिए ए क्लोजर बनाया गया। कहा गया ए क्लोजर में ए के अंदर के तो पॉइंट्स होंगे, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, अंदर के तो पॉइंट्स होंगे ही होंगे, उसकी लिमिट भी होगी, मतलब उसकी दहलीज भी उसी के अंदर इन्वॉल्व कर जाएगी। इसलिए ए क्लोजर की संरचना की गई इस कमी को दूर करने के लिए, वरना ए डैश पर मतलब लिमिट पॉइंट या डेरिवेटिव ऑफ ए पे ही कहानी हमारी खत्म हो जाती। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ ए बाउंड्री पॉइंट्स को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से हम लोगों ने फर्दर देन ए क्लोजर को डिफाइन किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ आपसे एक बहुत अच्छी और परिभाषा कह दिया, कहा ए क्लोजर में स्पेस के वो पॉइंट्स आएंगे जिनकी डिस्टेंस ए से लेने पर 0 हो जाए। क्या मतलब हुआ, आपको बताए थे कि मान लीजिए हम x हैं और ये कमरा a है, मेरी इस कमरे से डिस्टेंस निकालनी है, इसको पढ़ते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। अगर ये कमरा a है, हम x है, मेरी इस कमरे से डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इस कमरे में हो भी सकते हैं और हम इस कमरे में नहीं भी हो सकते हैं। जब हम इस कमरे में होंगे तो हम इस कमरे के हर एक पॉइंट से अपनी डिस्टेंस निकालेंगे, आपसे निकालेंगे, आपसे निकालेंगे और खुद से निकालेंगे। इनसे डिस्टेंस 3 मीटर, उनसे डिस्टेंस 3.5 मीटर, मेरे से मेरी डिस्टेंस 0 मीटर। इन्फीमम ले लीजिए, सबसे छोटी डिस्टेंस क्या आएगी, 0। लेकिन जब हम कमरे के बाहर चले जाएंगे तब मेरी उनसे डिस्टेंस कुछ मिलेगी, मेरी आपसे डिस्टेंस मिलेगी, तब हम खुद से डिस्टेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि हम इस कमरे में है ही नहीं। हमको तो इस कमरे के हर एक पॉइंट से अपनी डिस्टेंस निकालनी है, तो ऐसे केस में वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आती है। ये हम आप लोगों को जब ये आर्टिकल पढ़ाए थे तो इस तरीके से पढ़ाए थे कि x यहाँ है, ये a1, a2, a3 एंड सो ऑन an है, a के पॉइंट्स हैं, इन सब की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर फर्दर देन उस डिस्टेंस का क्या ले लेंगे, इन्फीमम। फिर हमने कहा था कि मान लीजिए ये पॉइंट भी इसी में आ जाए, तो x की a1 से निकालेंगे, x की a2 से निकालेंगे, x की a3 से निकालेंगे, x की an से निकालेंगे, x की x से निकालेंगे, तो इस केस में dx a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये आर्टिकल हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तो जब कभी पॉइंट की किसी सेट से डिस्टेंस निकालते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कहाँ है। अगर वो पॉइंट सेट में ही होता है तो उस केस में वैल्यू 0, अगर सेट के बाहर होता है तो वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो ए को क्लोज करने के लिए कितनी सुंदर परिभाषा दी गई, कहा गया हम तो स्पेस के केवल उन पॉइंट्स को लेंगे जिसकी ए से दूरी 0 होगी। अगर इसकी ए से डिस्टेंस 0 हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि x कहाँ हो बिलोंग कर रहा होगा, a में,
मतलब हमने ए क्लोजर में केवल उन पॉइंट्स को लिया है जो ए में होंगे। ए में होंगे मतलब ए की बाउंड्री में होंगे और ए के अंदर होंगे। दैट मीन्स dxa इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को इसी को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए करेंगे क्या, मान लेंगे लेट, बार बार इसको ना लिखना पड़े इसलिए b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x dxa इज इक्वल टू 0, ये हम मान लेंगे। अब बस हमको इतना दिखाना होगा कि ए क्लोजर किसके बराबर होगा, b के। इसको दिखाने के लिए वही दो प्रोसीजर, सबसे पहले हम लोग ए क्लोजर को b में कंटेन मानेंगे, उसके बाद b को ए क्लोजर में कंटेन मानेंगे। ये कंडीशन दिखाने के लिए मान लेंगे एक एलिमेंट ए क्लोजर में है, फर्दर देन दिखा देंगे कि वो b में भी पाया जाएगा। इसको दिखाने के लिए मान लेंगे एक एलिमेंट b में है, फर्दर देन दिखा देंगे कि वो ए क्लोजर में भी पाया जाएगा। क्या कहा गया, ये डेफिनेशन बार बार लिखने में आपको दिक्कत लगेगी, इसलिए इस पूरे सेट को हमने b से रिप्लेस कर दिया। अब केवल इतना दिखाना है ए क्लोजर इज इक्वल टू b। उसके लिए ए क्लोजर को एक बार b में कंटेन दिखाएंगे, एक बार b को ए क्लोजर में कंटेन दिखाएंगे। ए क्लोजर में एक एलिमेंट ले लिया x, दिखा देंगे वो b में भी है। b में एक एलिमेंट ले लिया x, दिखा देंगे वो ए क्लोजर में भी है। कंबाइंड करते ही ये कंडीशन मिलेगी, इस कंडीशन से ये कंडीशन मिल जाएगी और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? लिखिए, लिखिए, कुछ लिखवाए थे? अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला की डेफिनेशन एज, चलिए लिखिए, नीचे से लिखिए, dxa इज इक्वल टू क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, इन्फीमम ले लेंगे किसका, सारी के सारे x के सब पॉइंट से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, और फिर उसका क्या ले लेंगे, इन्फीमम। ठीक है, लिखिए इतना, फिर हम बता रहे हैं। हो गया। अब देखिए, ऐसे देखिए, इस सेट को देखिएगा, मान ले रहे हैं dxa1 मिला, d, या ऐसे कह लीजिए कि मान लीजिए पहली वैल्यू हमको 1 मिली, 2 मिली, 4 मिली, 6 मिली, 8 मिली, 10 मिली, एक्सक्यूज मी। मान ले रहे हैं इसमें कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट से जब इसकी डिस्टेंस निकाले तो ये आया, दूसरे पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाले तो ये आया, तीसरे पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाले तो 4 आया, फिर इसकी डिस्टेंस निकाले तो 6 आया, फिर इसकी डिस्टेंस निकाले तो कुछ कुछ आया। ठीक है, ये हमारी dxa का मान है, dxa का ये मान है। ठीक, इसका इन्फीमम लेंगे, जैसे ही इसका इन्फीमम लेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, dxa के बराबर हो जाएगा। इन्फीमम लेते ही ये किसके बराबर हो जाएगा, dxa के बराबर हो जाएगा। इन्फीमम मतलब होता है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 के। तो क्या मतलब हुआ, dxa इन सब dxa से 1 या तो इससे छोटा है या तो इसके बराबर है। dxa या तो इन सब से छोटा है या इन सब के बराबर है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं क्लियरली, dxa या तो dxa से छोटा है या तो उसके बराबर है। अब बताइए इसमें कोई डाउट? मान लिया कैपिटल ए में 6 एलिमेंट थे, ये dxa1 की वैल्यू है, ये dxa2 की वैल्यू है, ये dxa3 की वैल्यू है, ये dxa4 की वैल्यू है, ये dxa5 की वैल्यू है, ये dxa6 की वैल्यू है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम लोग
डी एक्स ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका इन्फीमम लेते हैं तो डी एक्स ए मिलता है। इन्फीमम होता है लीस्ट वैल्यू, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 1, मतलब डी एक्स ए किसके बराबर आ गया 1 के। डी एक्स ए का मान 1 या तो 1 के बराबर है या तो 1 2 4 6 8 10 से छोटा है, मतलब डी एक्स ए या तो इसके बराबर है या इन सब से छोटा है, मतलब डी एक्स ए से या तो छोटा है या तो बराबर है। डेफिनेशन कुछ क्लियर हुई, समझ में आया? मतलब ये जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता ये एक्सप्रेशन कैसे राइट कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए क्लियरली डी एक्स ए इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। डी एक्स ए से लिखना है, कहाँ से लिखना है बताइए भाई। इसको मान लीजिएगा बल्कि 1 और इसको मान लीजिए 2। हो गया, नीचे से लिखिए let us consider। अभी हम आपको बता रहे थे इसको बार बार लिखने में दिक्कत फील हो रही है, इस वजह से हम इसको मान ले रहे b। let us consider b is equal to small x belongs to capital X dxa is equal to 0। हमने इस पूरे को किसके बराबर मान लिया b के। तो अब हमको केवल और केवल प्रूफ क्या करना है, a क्लोजर इज इक्वल टू b। इसको प्रूफ करने के लिए एक बार दिखाएंगे a क्लोजर इज कंटेन्ड इन b और एक बार दिखाएंगे b इज कंटेन्ड इन a क्लोजर। एक एलिमेंट कहाँ लेकर के चलेंगे a क्लोजर में, दिखा देंगे कहाँ पाया जाएगा b में। एक एलिमेंट कहाँ लेकर के चलेंगे b में, दिखा देंगे कहाँ पाया जाएगा a क्लोजर में। क्लियर है? बढ़े आगे, नीचे से लिखिए, हाँ ये लिखिए लेट अस कंसीडर कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X dxa इज इक्वल टू 0। हो गया, आगे बढ़े, नीचे से लिखिए देन वी हैव टू ओनली प्रूव दैट A closure is equal to B। Then we have to only prove that A closure is equal to B। हो गया, एक एलिमेंट अब कहाँ लेकर के चले, कहाँ पे, A क्लोजर में ना। नीचे से लिखिए लेट X belongs to A closure, let X belongs to A closure be any arbitrary element, चलिए 2 मिनट जरा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए। हम लोग को दिखाना क्या है कि x कहाँ पाया जाएगा b में, x कहाँ पाया जाएगा b में, लेकिन b में तो केवल और केवल वही x पाए जाते हैं जिनके लिए dxa क्या होता है 0। अगर हमने किसी भी तरीके से बस इतना दिखा दिया कि dxa इज इक्वल टू 0, तो वो x
कहाँ पाया जाने लगेगा, बी में, और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमको केवल और केवल दिखाना है डी एक्स ए इज इक्वल टू 0। आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया था, कहा गया था डी एक्स ए की खासियत ये होती है कि ये या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। पोस्टुलेट्स कहते हैं कि कोई भी क्वांटिटी या तो ग्रेटर देन 0 होती है, या तो इक्वल टू 0 होती है, या तो लेस देन 0 होती है। लेस देन 0 वाली कंडीशन होल्ड होगी नहीं, हमको दिखाना है कि वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक इसका उल्टा मान लीजिए, हम मान लेंगे कि डी एक्स ए इक्वल टू 0 नहीं है। अगर डी एक्स ए इक्वल टू 0 नहीं होगा तो डी एक्स ए ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होगा कि डी एक्स ए क्या है? ग्रेटर देन 0। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि दो लोगों के बीच में तीन ही संबंध पाए जाएंगे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है नहीं, लेस देन हो नहीं सकता, तो बच गया क्या? ग्रेटर देन। तो डी एक्स ए क्या होगा? ग्रेटर देन 0। रियल एनालिसिस में पढ़ा करते थे डी एक्स ए सबसे छोटी ग्रेटर देन 0 वैल्यू क्या होती है? एप्साइलन। एप्साइलन की वैल्यू ही निश्चित कर दी गई है ब्रह्मांड में कि एप्साइलन विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एप्साइलन को हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मानते हैं। एप्साइलन इज एन आर्बिट्रेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर which in the case of contradiction always take the value 0। आपको पता है अंत में जाने के बाद कई बार एप्साइलन को हम लोग क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। ये सबसे छोटी और छोटी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। एप्साइलन इज द लीस्ट एंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। शायद आप में और हम में से कोई भी लीस्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा। आप कहेंगे 0.1, हम कहेंगे 0.01, आप कहेंगे 0.001, फिर कोई कहेगा 0.001, 0.401, तो कोई भी लिस्ट वैल्यू नहीं बता सकता है। इसलिए एप्साइलन की फिक्स्ड वैल्यू बता पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़े। ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया। हमने सबसे पहले x को कहाँ माना है? ए क्लोजर में। दिखाना कहाँ है? b में। कोई भी x b में तभी पाया जाएगा जब डी एक्स ए क्या होगा? 0। डी एक्स ए को 0 दिखाना है। डी एक्स ए को हमने मान लिया कि वो 0 नहीं है, तो लॉ ऑफ ट्राइकोटमी से वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में हमने उसको क्या मान लिया? एप्साइलन। आगे बढ़े, लिखिए इतनी बातें। नीचे से लिखिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखा है ना, नीचे से लिखिए देन। हाँ, देन इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, then in order to prove that x belongs to b, then in order to prove that x belongs to b, comma, we have to only prove that dxa is equal to 0। x को b में दिखाने के लिए केवल हमको इतना दिखाना होगा कि dxa किसके बराबर है? 0। उल्टा मान लेंगे dxa 0 के बराबर नहीं है। नीचे से लिखिए, इफ पॉसिबल let dxa does not equal to 0। if possible let dxa does not equal to 0। this implies dxa greater than 0। लिखते चलिए, this implies dxa greater than 0। this implies dxa is equal to epsilon greater than 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3।
हो गया भाई, नीचे से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 comma we get, from equation 2 and 3 comma we get, देखिए dxa की वैल्यू एप्साइलन है ना, तो जैसे ही हम यहाँ पे एप्साइलन रखेंगे हमको मिल जाएगा dxa ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्साइलन। कोई डाउट इसमें? लिखिए फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, इक्वेशन नंबर 4। इतने में कोई डाउट? अब इसके डीप डेप्थ को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक स्पेस है x, d, ठीक है। उसके बाद ये कोई सबसेट है A, ये सबसेट है A क्लोजर, A इज कंटेन्ड इन A क्लोजर। कह रहा है X पाया जा रहा है A क्लोजर में, X पाया जा रहा है A क्लोजर में, ठीक। X की A के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस एप्साइलन से अधिक है। X की किसी A के आर्बिट्रेरी पॉइंट से डिस्टेंस एप्साइलन से अधिक है। मान ले रहे हैं एप्साइलन से अधिक है 2 एप्साइलन है, या मत मानिए एप्साइलन ही मान लीजिए, एप्साइलन है, ठीक। चलिए इसका आधा लेंगे तो कितना होगा? एप्साइलन। और आधा लेंगे तो कितना होगा? एप्साइलन बाई 2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एप्साइलन बाई 2। अब बस एक काम करिए, x को सेंटर और एप्साइलन बाई 2 को रेडियस मान करके एक ओपन स्फीयर बना दीजिए, ठीक है। x को सेंटर और एप्साइलन बाई 2 को रेडियस मान करके एक ओपन स्फीयर बनाया। x को सेंटर और एप्साइलन बाई 2 को रेडियस मान करके एक ओपन स्फीयर बनाया। वो ओपन स्फीयर A के किसी भी पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब वैल्यू क्या आती है? 5। हमको एक नेबरहुड ऐसा मिल गया जो A से इंटरसेक्ट करके वैल्यू 5 देता है। इसका मतलब x A का लिमिट पॉइंट नहीं है। बताइए ये चीज समझ में आई? हमने x, d मैट्रिक स्पेस लिया, A उसका सबसेट लिया, A इज कंटेन्ड इन A क्लोजर लिया। कह रहा है कि x A क्लोजर में पाया जाने वाला कोई एलिमेंट है, x A क्लोजर में पाया जाने वाला कोई एलिमेंट है। x की कैपिटल A के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस एप्साइलन से अधिक है। x की A के किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट से डिस्टेंस एप्साइलन से अधिक है। हमने मान लिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 एप्साइलन है। अधिक है या बराबर भी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो हम बराबर पे करेंगे तब भी ये केस मिलेगा, ठीक। तो हमने ये 2 एप्साइलन मान लिया, उसका आधा एप्साइलन, उसका आधा एप्साइलन बाई 2। जैसे ही हमने एप्साइलन बाई 2 को रेडियस मान करके ओपन स्फीयर बनाया, ये ओपन स्फीयर जाहिर सी बात है कि A के किसी भी पॉइंट को खुद में कॉमन नहीं कर रहा है, तो वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू 5। इसका मतलब x का एक नेबरहुड ऐसा मिल गया विच डज नॉट इंटरसेक्ट विथ A।
दैट मीन्स एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। दूसरा, अगर एप्साइलन लेकर चलेंगे तब भी कैसे करेंगे वो भी समझा दे रहे हैं। मान लेंगे ये एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस है, ये हमारा सबसेट ए है और ये हमारा सबसेट ए क्लोजर है। ठीक, एक्स ए क्लोजर में पाया जा रहा है, एक्स की ए के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस एप्साइलन है, तो एक्स की ए के आर्बिटेरी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एप्साइलन। उसका आधा एप्साइलन बाई 2, उसका आधा एप्साइलन बाई 4, ये डिस्टेंस कितनी होगी? बाई 4। अब एप्साइलन बाई 4 को रेडियस और एक्स को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बनाइए। ये ओपन स्पेयर भी ए के किसी भी पॉइंट को खुद में कंटेन नहीं करेगा, मतलब एक नेबरहुड हमको ऐसा जरूर मिलेगा विच डज नॉट इंटरसेक्ट विद ए, दैट मीन्स द वैल्यू इज इक्वल टू 5 एंड फर्दर देन वी कैन से दैट एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, जैसे ही एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा एक्स ए डैश में पाया नहीं जाएगा। क्लियर है? ये वाला बना लीजिएगा। डायग्राम हो गया भाई? बस इधर ही वाला, क्योंकि उसमें लिखा है ना एप्साइलन के बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, तो बराबर वाला केस हमने दिखाया है आपको। बढ़े आगे, नीचे से लिखिए, thus the open sphere S x comma epsilon by 4 S x comma epsilon by 4 contains no point of capital A, contains no point of capital A, contains no point of capital A, that is S x comma epsilon by 4 intersection A is equal to 5, that is S x comma epsilon by 4 intersection A is equal to 5। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। is equal to 5 and hence x is not the limit point of A, and hence x is not the limit point of capital A, and hence x is not the limit point of capital A। अगर x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब x a डैश में पाया नहीं जाएगा। और ज़रा यहाँ देखिए, अभी जब क्लास शुरू की तब जिक्र कर रहे थे आप लोगों से कि अगर मैं इस क्लासरूम के अंदर हूँ तो डी एक्स ए की वैल्यू 0, अगर मैं इस क्लासरूम के बाहर हूँ तो डी एक्स ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। एंड
सिंस आपने माना है कि dxa 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज कि x a डैश में तो पाया नहीं जाएगा, और साथ ही साथ चूंकि dxa की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो x ऑब्वियस है कि a में भी पाया नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? अगर x a में होगा तो dxa इज इक्वल टू 0, अगर x a में नहीं होगा तो dxa विल नेवर बी इक्वल टू 0। चूंकि dxa में नहीं है तभी dxa नॉट इक्वल टू 0 आया है। इसका क्या मतलब होगा कि x पाया नहीं जाएगा ना तो a में ना a डैश में, a में भी नहीं है और a डैश में भी नहीं है, तो दोनों के यूनियन में भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि x पाया ही नहीं जाएगा a क्लोजर में। लेकिन हमने तो कहा था कि x कहाँ पाया जा रहा है? a क्लोजर में, और यहाँ कह रहे हैं कि x a क्लोजर में पाया नहीं जा रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, हमारी बात गलत साबित हुई, हमने जो सोचा है वो गलत है। अपनी गलती को सुधारिए। इसका मतलब dxa क्या होगा? 0 के बराबर, और जैसे ही dxa 0 के बराबर होगा x अपने आप कहाँ पाया जाने लगेगा? b में। ठीक है, उतारिए यहां से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये वाली देखिए। अभी हमने आपको डायग्राम में एक बात बताई थी, दो केसेस होते हैं इसमें, दो देखिए, लिमिट पॉइंट में और डिस्टेंस में दो केस होते हैं। वो पॉइंट सेट में हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, ये A है। मान लीजिए ये x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, ये A है। पहले केस में हम मान ले रहे हैं x A के बाहर है, दूसरे केस में हम मान ले रहे हैं x A के अंदर है। dxa का मतलब होता है कि कैपिटल A के हर एक पॉइंट से x की डिस्टेंस निकालो। मान ले रहे कैपिटल A में 3 पॉइंट है, A1, A2, A3। कैपिटल A में 3 पॉइंट है, A1, A2, A3। x की A1 से डिस्टेंस, x की A2 से डिस्टेंस, x की A3 से डिस्टेंस निकालेंगे। मान ले रहे ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इन्फीमम लेंगे 1, 2, 3 का, तो कितना आएगा? 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब जिस केस में x a में पाया नहीं जाता है, उस केस में dxa इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ देखिए, x की a1 से डिस्टेंस निकालेंगे, x की a2 से निकालेंगे, x की a3 से निकालेंगे। चूंकि x a में भी है तो x की x से भी निकालेंगे। ये डिस्टेंस मान ले रहे 1, ये 2, ये 3, और x की x से डिस्टेंस 0। तो अब हमारे पास डिस्टेंस में आ गया 0, 1, 2, 3। जब इसका इन्फीमम लेंगे कितना आएगा? 0। मतलब dxa 0 तब होता है जबकि x कहाँ पाया जाता है? a में। तो अगर x a में है तो dxa 0, अगर x a में नहीं है तो dxa डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़े, नीचे से लिखिए विच इज कॉन्ट्राडिक्शन कॉमा सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग
which is contradiction, comma, so our supposition is wrong, and hence x belongs to A closure, and hence x belongs to A closure, सॉरी गलत हो गया, and hence dxa is equal to 0। यही तो हम लोग ने माना था कि 0 नहीं है, लेकिन ये 0 होगा। and hence dxa is equal to 0। जैसे ही dxa is equal to 0 हो जाएगा, हमने b को डिफाइन किया था, b is equal to infimum of b is equal to x belongs to x, dxa is equal to 0। जैसे ही dxa 0 हो जाएगा, x कहाँ पाया जाने लगेगा? b में। नीचे से लिखिए, then by definition of capital B, x belongs to B, then by definition of capital B, x belongs to B, then by definition of capital B, x belongs to B। हमने तो कहा था कि x A क्लोजर में पाया जा रहा है, फिर हमने कह दिया कि x B में पाया जा रहा है। इसका मतलब A क्लोजर कंटेन करेगा किसमें? B में। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा कोई 5। उतारिए। थ्योरम पढ़िए। x does not equal to a बार, और आपने क्या कहा था? x belongs to a बार, मतलब आपका कोई ना कोई सपोजिशन गलत हो रहा है। देखिए सपोजिशन आपने लिखा है इफ पॉसिबल लेट dxa a is equal to does not equal to 0। तो माना था, तो हमारा मानना ही तो गलत हुआ, तभी तो गलत रिजल्ट मिल रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन की परिभाषा क्या कहती है? जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लो, उल्टा मान के कोई गलत कंडीशन दिखा दो। गलत कंडीशन क्यों मिली? क्योंकि हमने उल्टा माना। अपनी गलती को सुधारेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। हमको दिखाना था dxa इज इक्वल टू 0, हमने मान लिया dxa डज नॉट इक्वल टू 0। मानने के बाद हमको ऐसी चीज़ मिली जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने गलत माना है। अपनी गलती को सुधारेंगे और कहेंगे dxa डज नॉट इक्वल टू 0 गलत बात है। अगर वो गलत है तो सत्य क्या है? dxa इज इक्वल टू 0। आगे बढ़े। अब क्या करेंगे? x को हम लोग कहाँ मान करके चलेंगे? b में। जब x को b में मानेंगे तो इसका मतलब होगा कि dxa इज इक्वल टू 0, और फर्दर देन दिखाएंगे कि यही x कहाँ पाया जाएगा? A क्लोजर में। जैसे ही x A क्लोजर में पाया जाने लगेगा, हमने तो कहा वो B में है, पाया जाने लगा A क्लोजर में, इसका मतलब B कहाँ कंटेन कर जाएगा? A क्लोजर में, और तुरंत कंबाइन करते ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए कन्वर्सली let x belongs to b, let x belongs to b, capital B, is any arbitrary element, is any arbitrary element। This implies अगर x b में पाया जाएगा, x b में पाया जाएगा तो dxa का मान क्या होगा? 0। दिस इम्प्लाइज dxa इज इक्वल टू 0।
ठीक है, अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि आपकी पूरी कॉपी में दो प्रॉपर्टी ऐसी है, एक लिमिट पॉइंट और एक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन सेट, कि जिसमें अगर कंडीशन आती है तो दो पोस्टुलेट्स बनते हैं, चाहे तो x a में पाया जाता है, चाहे तो x a में पाया नहीं जाता है। केवल ये दोनों ऐसी प्रॉपर्टी हैं। कभी भी आप लिमिट पॉइंट पढ़िए कि x a का लिमिट पॉइंट है, देन देयर आर टू कंडीशन, या तो x a में होगा या तो x a में नहीं होगा, या dx a के विषय में लिखा है तो देयर आर टू कंडीशंस, या तो x कैपिटल A में होगा या तो x कैपिटल A में नहीं होगा। केवल और केवल यही दोनों प्रॉपर्टी आपकी कॉपी में है। पहली प्रॉपर्टी लिमिट पॉइंट की है और दूसरी प्रॉपर्टी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ सेट की है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट की है। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि x बिलोंग्स टू a डैश, तो इसके तुरंत दो केस बनेंगे, x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर आपसे कोई कहता है कि dx a में कोई पॉइंट है या dx a इज इक्वल टू 0 है, तो इसके भी दो पॉइंट बनेंगे, या तो x a में पाया जाएगा या तो x a में पाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए dx a इज इक्वल टू 0 है, तो या तो x a में पाया जाएगा या तो x a में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, लिखिए, देन देयर आर टू केसेस, देन देयर आर टू केसेस, then there are two cases। आगे बढ़े, then there are two cases। पहला केस क्या कहता है, केस 1, केस 1, if x belongs to a, देखिएगा, this implies that अगर x a में पाया जाएगा तो यूनिवर्सल ट्रुथ है a इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर ऑलवेज। यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, तो इसका सीधे मतलब निकलेगा कि x पाया जाएगा a क्लोजर में, x पाया जाएगा a क्लोजर में। केस 2, केस 2 में हम मान लेंगे लेट x नहीं पाया जा रहा है a में, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तब भी कुछ कहानी करके ऐसा दिखाएंगे कि x कहाँ पाया जाएगा, a क्लोजर में। ठीक है, लिखिए केस 1, केस 1 हो गया। केस 2, let x does not belongs to a, let x does not belongs to a। केस 2, let x does not belongs to a। अब ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। केस 1 तो हमने प्रूफ कर दिया, केस 2 में हम कह रहे हैं, केस 2, केस 1 में हमने माना कि x a में पाया जा रहा है, केस 2 में हम कह रहे हैं कि x a में पाया नहीं जा रहा है। अब यहाँ समझिए, हम लोग को दिखाना क्या है कि x कहाँ पाया जाएगा, a क्लोजर में। हम लोग को दिखाना है कि x कहाँ पाया जाएगा, a क्लोजर में। मतलब हमको दिखाना है कि x पाया जाएगा a यूनियन a डैश में। मतलब हमारे पास है कि या तो x a में पाया जाएगा या तो x a डैश में पाया जाएगा। ये कह रहा है x a में पाया नहीं जा रहा है। किसी भी तरीके से अगर बस हम इतना दिखा दें कि x a डैश में पाया जा रहा है, तो x a यूनियन a डैश में पाया जाएगा
और x अपने आप कहाँ पाया जाने लगेगा, ए क्लोजर में पाया जाने लगेगा। बात समझ में आई? बढ़े आगे, नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू ओनली शो दैट, then we have to only show that x belongs to a dash, then we have to only show that x belongs to a dash, ये है x belongs to a dash, and thus we will say that, and thus we will say that अगर x a डैश में दिखा दिया हमने तो हम कह सकते हैं कि x कहाँ पाया जाएगा, a क्लोजर में। then we will say that x belongs to a क्लोजर। हो गया? आगे बढ़े। अब देखिए, हमको दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, सिंस हम लोग को दिया गया है डी एक्स ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, x के a के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, 0, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x की a के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, 0, और x a में है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 एंड y बिलोंग्स टू a सच दैट, देखिएगा अभी डायग्राम तो समझाएंगे, सच दैट डी एक्स वाई लेस देन एप्साइलन। क्या कह रहा है, ये मेट्रिक स्पेस है x, d, ये हमारा कोई सेट है A और x A में पाया नहीं जा रहा है। डी एक्स ए 0 होने का क्या मतलब होगा कि a में कोई ना कोई पॉइंट y अवश्य ऐसा पाया जा रहा होगा कि जब उसकी x से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या होगा, लेस देन एप्साइलन होगा। ये रिजल्ट भी है बोल्ज़ैनो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी, और इसको हम लोग यहाँ पे मेट्रिक के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट यूज़ किए हैं। इसको आप चाहें तो बोल्ज़ैनो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी कह करके याद भी कर सकते हैं। हाँ, बोल्ज़ैनो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी रियल एनालिसिस रियल सीक्वेंस में था, वहाँ सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पे आपका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है। क्या कहे, सिंस डी एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स ए में पाया ही नहीं जा रहा है, तो एक कम से कम पॉइंट ऐसा मिला होगा y इसमें जिसके इससे डिस्टेंस निकालने पर वो 0 के बराबर नहीं रही होगी। क्या रही होगी, लेस देन एप्साइलन रही होगी। ठीक है, इसको कहते हैं बोल्ज़ैनो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी। लिखिए नीचे से, ये पूरा उतार लीजिए, ये तीनों लाइन। हो गया भाई, आगे बढ़े। ओपन स्पेयर की परिभाषा में लिखवाया गया था कि इसका मतलब होता है y बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा एप्साइलन। मतलब x की y से डिस्टेंस लेने पर वो लेस देन एप्साइलन आता है। तो इसका मतलब y कहाँ पाया जाता है, एस एक्स कॉमा एप्साइलन में, बाई डेफिनेशन ऑफ ओपन स्पेयर।
फिर देखिए, बट आपने तो कहा था कि y a में है और अब कह रहे हैं y s x कॉमा एप्साइलन में है। इसका मतलब एक एस एक्स कॉमा एप्साइलन का a से इंटरसेक्शन लेने पर वैल्यू कैसी आएगी, नॉट इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ, x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। और जब x a का लिमिट पॉइंट होगा तो x कहाँ पाया जाएगा, a डैश में, और x a डैश में पाया गया। इसका मतलब x कहाँ पाया जाएगा, a क्लोजर में। हमने तो कहा कि x को हम लेकर के चले हैं b में और वही x हमको मिलने लग गया a क्लोजर में। दैट मीन्स b कंटेन कर जाएगा a क्लोजर में। इक्वेशन नंबर 6। जैसे ही 5 और 6 को कंबाइंड करेंगे मिलेगा a क्लोजर इज इक्वल टू b। b का मान रख दीजिए तो a क्लोजर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, केस 2 तक यहाँ तक उतारिए। हो गया भाई? बढ़े आगे? हो गया? बस यहीं तक लिखना है अभी, यहीं तक लिखना है बस। बोले इसके नीचे से लिखिए, फ्रॉम अबव बोथ केसेस वी फाइंड दैट, फ्रॉम अबव बोथ केसेस वी फाइंड दैट, फ्रॉम अबव बोथ केसेस वी फाइंड दैट x बिलोंग्स टू a क्लोजर, x बिलोंग्स टू a क्लोजर। हो गया? नीचे से लिखिए, since x belongs to b implies x belongs to a closure, since x belongs to b implies x belongs to a closure, this implies b is contained in a closure. Equation number 6. This implies b is contained in a closure. Equation number 6. हो गया? नीचे से लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we can say that
From equation 5 and 6 we can say that A closure is equal to B. A closure is equal to B. नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज A closure is equal to इतना, B का मान रख दिया. दिस इम्प्लाइज A closure is equal to करली ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू x dxa is equal to 0. ये आपका क्लोजर खत्म हो गया. ठीक है, अब हम लोग के पास केवल 2 ही आर्टिकल बचे, एक बाउंड्री पॉइंट, बाकी छोटे छोटे पॉइंट फ्रंटियर एंड ऑल वाले. ठीक है, हेडलाइन डालिए बाउंड्री पॉइंट. मतलब आप इस चैप्टर में 2 या 3 घंटे से दूर हैं, एकदम समाप्ति की तरफ है. बाउंड्री पॉइंट यही सबसे बड़ा चैप्टर है. बड़ा चैप्टर नहीं है एक्चुअली. तो ऐसे समझ लीजिए मैट्रिक स्पेस के बारे में कुछ जानते तो थे नहीं, सब कुछ जना दिया ये आपको. और ये एक चैप्टर नहीं है, दरअसल ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 1 है. ए सेक्शन है. ए सेक्शन में अगर आप देखे होंगे सिलेबस तो छोटे छोटे पॉइंट्स करके सब लिखा था. बस एक बेसिस एंड एग्जाम्स और है उसमें. हमने सब एक चैप्टर में करके पढ़ाया है. क्यों? क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंकअप है. तो हमने उसको अलग अलग कहा ही नहीं, हमने कहा ये पूरा एक चैप्टर है. और हर जगह विश्वविद्यालय से लेकर हर कोचिंग में इसी तरह से पढ़ाया जाता है. ये पूरा एक, क्योंकि ये सब कुछ एक कंसेप्ट पे है. अब आप लोग पढ़ेंगे बेसिस एंड एग्जाम्स, वो एक कंसेप्ट पे है. फिर पढ़ेंगे कंप्लीटनेस, एक कंसेप्ट पे है. कॉम्पैक्टनेस एक कंसेप्ट पे है. तो अब एक एक कंसेप्ट वाले चैप्टर मिलेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स मिलेंगे. ये सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे टफ चैप्टर, सबसे टफ. तो स्कोरिंग भी तो है, 35 नंबर दे देगा. क्या चाह रहा है इससे? 35 नंबर का पेपर बनता है, लेकिन चूंकि दोनों सेक्शन से क्वेश्चन करना होता है तो आप 25 से 30 ही नंबर अटेम्प्ट कर पाते हैं इससे. बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट लिख लीजिए. समझाने का समय नहीं है, सर आ गए हैं, नेक्स्ट टर्न पे समझाएंगे. बाउंड्री पॉइंट लिखिए. लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस. लेट x, d be a metric space. Let x, d be a metric space and A is subset of x and capital A is subset of x, comma small x belongs to capital X. Small x belongs to capital X is called boundary point, is called boundary point of set capital A, is called boundary point of set capital A if and only if each neighborhood of X, each neighborhood of X, if and only if each neighborhood of small x intersect with A and A complement, intersect with A and A complement. मोटा मोटी समझ लीजिए एक बार. बाउंड्री पॉइंट, सीमा रेखा का पॉइंट. मान ले रहे ये क्लासरूम कैपिटल A है, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी? ये एकदम चौखट. ठीक है, इस कमरे के बाहर A कॉम्प्लीमेंट. तो अगर हम बाउंड्री पर हैं तो मेरे को सेंटर मान करके कोई भी ओपन स्पेयर बनाइए, वो A से भी इंटरसेक्ट करेगा और A कॉम्प्लीमेंट से भी. तो क्या कहा गया कि अगर X को बाउंड्री पॉइंट बनना है A का, मतलब ये कमरे की दहलीज पर अगर हम एकदम खड़े हो गए हैं तो मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया कोई भी ओपन स्पेयर A के पॉइंट को तो कॉमन रखेगा ही, एक कॉम्प्लीमेंट को भी रखेगा. तो वो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कहलाते हैं जिनको सेंटर मान करके खींचा गया हर एक नेबरहुड A और A कॉम्प्लीमेंट दोनों से इंटरसेक्ट करता है. मतलब मान लीजिए ये x, d कोई मेट्रिक स्पेस है,
ए उसका कोई सबसेट है, ये ए है, तो ए के बाहर को हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। कोई भी पॉइंट बाउंड्री पे तब कहलाएगा जब उसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर ए से भी इंटरसेक्ट कर रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट से भी कर रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा हो और चाहे वो बड़े से बड़ा हो। ऐसे केस में x को क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि उसका हर एक नेबरहुड a और a कॉम्प्लीमेंट दोनों से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ सेट कैपिटल A, the collection of all the boundary points of set capital A is denoted by boundary of A और BD of A, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, is denoted by capital BD of A और small bd of A। हो गया, नीचे से लिखिए 10 बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। Boundary of A is the collection of all those points of space whose every neighborhood intersect with A and A complement। ठीक है, बाकी नेक्स्ट।